किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी कह लो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी को ही वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी का मतलब जैसे वेलोर, वेलोर का मतलब पावर। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपस में ये एक दूसरे को अरेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हाइड्रोजन। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइंस के क्लास 9 चैप्टर 3 को। काफी कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आपको समझ में भी आया होगा, अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होगे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक तो पूरी तरीके से मैं बुक डिपेंडेंट ही डिस्कस करता था। ये जो थोड़ा सा थियरी टाइप का जो बातें हैं, कहानी टाइप की बातें, उसको थोड़ा सा मैं बुक से हट के बताऊंगा अगेन, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से विजुअलाइज कर सको, कंफ्यूज ना हो। अभी तक हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ रखा है, पूरे बेहतर तरीके से समझ रखा है। एटम, क्योंकि ज्यादातर एटम जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म, इसलिए हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में पढ़ा, कंपाउंड के बारे में पढ़ा। तो इसी स्टडी के दौरान वी हैव कम अक्रॉस लाइक अ फॉर्मूला H2O CO2। तो ये जो फॉर्मूला लिखा गया है किसी एक केमिकल को सिंबलाइज करने के लिए, किसी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल को सिंबलाइज करने के लिए, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का स्टोरी क्या है, आज के क्लास में हम लोगों को वही समझना है। तो बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ क्या रहे हैं कि कैसे किसी मॉलिक्यूल को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे शुरुआत में एलिमेंट को जो है एक स्ट्रक्चर इस तरीके से सिंबल बना के प्रेजेंट करते हैं, बाद में अल्फाबेटिकल सिंबल यूज करते थे, इसके बारे में भी पढ़ रखा है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जो आपके बुक में, आपके क्लास के लेवल में नहीं है, बट डोंट वरी, आप इजी वे से समझ जाओगे। हायर लेवल पे भी हम लोग नहीं जाएंगे, बस बेसिक कहने का मतलब प्रॉपर माइंड में लिंक बनना चाहिए ना विजुअलाइजेशन के लिए। तो स्टोरी स्टार्ट होता है 18th 19th सेंचुरी का। 18th 19th सेंचुरी, जब मैं कह रहा हूं 18th 19th सेंचुरी, इसका मतलब क्या है 1700 समथिंग एंड 1800 समथिंग। ये वो टाइम था जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बहुत हाई लेवल पे चल रहा था, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत सारे एलिमेंट भी खोज किए जा रहे थे। अब याद रखना, अभी हम लोगों को जो है कहीं से भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं पता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो कई सारे एलिमेंट खोजे जा रहे थे, जैसे शुरुआत में हाइड्रोजन खोजा गया, पता चला एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, फिर बाद में एक नाइट्रोजन। तो इनके वेट के बेसिस पे इसको अरेंज किया गया। शुरुआत में मान लो हाइड्रोजन अरेंज कर दिया, अगला जो आया वो नाइट्रोजन इनके वेट के हिसाब से देते गए। अब हुआ क्या कि जैसे अगला नेक्स्ट खोज में आया कार्बन, तो कार्बन इससे ज्यादा वेट में है, इससे कम में है। कार्बन जो है इससे कम में, तो इसको यहां पे रख दिया। ऐसे ही करते हुए ऑक्सीजन आया तो इसको यहां पे। तो एक तरीके से हमने क्या किया, एलिमेंट के नंबर्स बढ़ते गए, कंटिन्यूअस नंबर बढ़ते गए। धीरे धीरे फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने ये पाया कि ये जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इनमें से जैसे मान लो इसका क्या बिहेवियर है, कार्बन का क्या बिहेवियर है, अगला जो एलिमेंट कोई मिला एक सर्टेन लोकेशन पे, हमें ये मिला कि इसका और इसका बिहेवियर लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये वेट में ज्यादा है। तो इस तरीके से हमें ये फील हुआ, यानी कि साइंटिफिक कम्युनिटी को ये फील हुआ कि ये जो नए नए एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं, ये अपने पिछले वालों से एक सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। किस मामले में? प्रॉपर्टीज के मामले में। तब यहां से कहानी आया कि जो आपको एलिमेंट मिल रहा है, बाद में कुछ और एलिमेंट मिल रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी लगभग सेम है, वेट में अलग है, कोई बात नहीं। तो यहां से कहानी आया पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का कहानी आया।
तो पीरियोडिक टेबल में कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, जैसे कि डोबर्नियर थे, मोसले थे, मेंडलीव थे, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, न्यूलैंड थे। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट ने जो है पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। बट ये जो शुरुआत में अरेंज था वो किसके बेसिस पे था? एटॉमिक मास के बेसिस पे। किसके बेसिस पे था? एटॉमिक मास के बेसिस पे। धीरे धीरे जब साइंस इवॉल्व हुआ और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खोज हुआ, तो फिर ये लगने लगा कि हमें कोई एक ऐसा रेफरेंस लेना पड़ेगा, एक ऐसे रेफरेंस को कंसीडर करना पड़ेगा जो स्टेबल हो। तो आप अगर मान लो कोई एक एटम को अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर फील करें, बस 2 मिनट लगेगा, जरूरी है क्योंकि एक प्रॉपर वे से फीलिंग होनी चाहिए। तो एटम का स्ट्रक्चर अगर हम लोग फील करें तो यहां बीच में अंदर न्यूक्लियस पे हमें मिलता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ जो मिलता है, अगर आप चारों तरफ फिगर आउट करोगे तो आपको मिलेगा, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी ये सब जगह, ये स्फेरिकल फॉर्म में, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इसी समय, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज हुआ, यानी कि 19th एंड 20th सेंचुरी की शुरुआत में, 1886-87 में शायद प्रोटॉन हुआ था, ईयर एग्जैक्टली याद नहीं, बट कहने का मतलब ये कि 19th सेंचुरी के लास्ट में, 20th सेंचुरी के शुरुआत में, इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन। इसी समय हमें ये पता चला, एक कंसेप्ट के बारे में पता चला जिसको बोलते हैं आइसोटोप। यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो सकता है, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जितने भी मॉलिक्यूलर कंबाइन हो रहे हैं, जितने भी एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उस कंपाउंड को फॉर्म करने में रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या रोल प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हमारे पास बचा क्या? हमने पाया कि ये जो मेरा प्रोटॉन है ना, ये जो प्रोटॉन है ना, ये स्टेबल है, ये फिक्स है। तो मैंने जो है एटॉमिक मास को हटाकर हमने रेफरेंस ले लिया पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर, कि जितने जो है किसी एक एटम में प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ, उतना ही क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। और फिर यह भी समझ में आया कि जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि वो क्या रहे, एक स्टेबल फॉर्मेट बना के रखे रहे। अगर वो नहीं होगा तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होगा। तो हुआ क्या कि पीरियोडिक टेबल में हमने पाया कई सारे एलिमेंट को, बहुत सारे एलिमेंट को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हमने पाया कुछ एलिमेंट्स ऐसे, कुछ क्या सारे, कुछ ना कुछ सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमारा एक पीरियोडिक टेबल बन के आया इस तरीके से, जहां पे सबसे पहला हाइड्रोजन, जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल कि इसको कहां पे रखा जाए। ठीक, हम लोग एक शॉर्ट पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, 1 मिनट। तो एक पीरियोडिक टेबल दैट इज हाइड्रोजन, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल में 1। फिर दूसरा आ जाओ हीलियम। सबके बिहेवियर को हमने क्या किया, रीड किया, सारे पीरियोडिक टेबल नहीं, बस कुछ ही, ये किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो है, मतलब इसके नीचे ही रहेंगे जितने भी अदर मिलेंगे।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड आता है लिथियम। लिथियम हमारा जो है एक तरीके से अर्थ मेटल है, बस इतना जानो, मेटल लिथियम बेरिलियम 4, जिसके अंदर 4 प्रोटॉन है। फिर आ जाओ बोरॉन, अगेन इसको किस बेसिस, प्रॉपर्टीज इसका अलग है उसके बेसिस पे। बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी थी, इनके नीचे वाले जो भी एलिमेंट आएंगे उनका सेम प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए ये सोडियम, अब ये जो थे ये ग्रुप ये शो कर रहे थे मेटल के कैरेक्टर को, और ये शो कर रहे थे नॉन मेटल के कैरेक्टर को, नॉन मेटल। तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहां पे आप नियॉन कर लो और यहां पे आप आर्गन कर लो। ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे किसी से। तो एक बात तो समझ में आ गया, पीरियोडिक टेबल में जो इधर वाले थे, लेफ्ट साइड वाले जो एटम एलिमेंट थे वो थे मेटल इन नेचर, और जो इधर वाले थे वो नॉन मेटल इन नेचर। यहां वाला सबसे हाईली नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल क्या कर रहे थे, आपस में रिएक्ट कर रहे थे, मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसमें रिएक्शन होगा कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझो। ये लोग किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये किसी से भी, इनको बोला जाता है इनर्ट गैस, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, जैसे यहां पे 2 है, ये 10 है, ये 18 है। तो सारे एलिमेंट जो है ये चाहते हैं कि इस तरीके का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, जो अभी जितने लेवल तक हम लोगों ने भी डिस्कस किया, ठीक है, इसके नीचे और भी है, हम लोग वहां तक अभी नहीं जा रहे हैं, क्लास 9 का लेवल है, बस इतना ही अभी डिस्कस कर। तो ये भी इस चीज को अरेंज, तो होता क्या है आप समझो। पहले हमारा जो है ये हमारा जो है एक न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। यहां तक ठीक है। इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। अब ये बैलेंस कैसे होता है, इसके चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुद्दा यही है ना कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो सबसे नजदीक होता है इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर मान लो मैं बोरॉन की बात कर रहा हूं, जिसके पास 5 प्रोटॉन है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए बैलेंस करने के लिए खुद को, ठीक है, ताकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। जैसे एक तरफ हमने 5 प्रोटॉन रख रखा है तो ये डाउन है, इसको बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए तो ये बैलेंस हो गया। अभी के लिए ऐसे ही समझो, ठीक है। अभी हम लोग डेप्थ में नहीं, इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, बहुत सारी चीजें विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको जब हाइयर लेवल पे पहुंचोगे। अभी बस बेसिक कंसेप्ट। तो यहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये एक तरीके से सेल है, सेल कह लो, एनर्जी लेवल कह लो, अलग अलग बातें। इसके अगर इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है तो अगले सेल में जाएगा। इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। अब यहीं से कहानी आपको समझना है। इस वाले सेल में मैक्सिमम हो सकता है इलेक्ट्रॉन 8। इसी को कहते हैं ऑक्टेट।
रूल। अभी के लिए अगेन ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे है, तो आप जो है बहुत सारे कंसेप्ट में बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे की स्टोरी बहुत, इसके पीछे स्टोरी बहुत ज्यादा है। तो ये चाहता है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इस वाले सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके पास 8 चेयर है, इससे अगर कम हुआ, इससे ज्यादा ही होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है। अगर सपोज करो 8 से 7 हुआ तो, अगर मान लो 7 हुआ तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, एक एटम से दूसरे, और यही जो है कंबाइंड फॉर्म या कॉम्बिनेशन बनाता है मॉलिक्यूल का, यही कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है और कुछ नहीं। सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कौन सा, ये स्टेबल स्ट्रक्चर गेन करने का। या तो मेरे पास अगर जैसे मान लो छोटा है, ठीक है, जैसे ये 3 है, इसको 2 हो जाए तो सही रहेगा, ठीक। मतलब ये क्या चाह रहा है, लिथियम क्या चाह रहा है, लिथियम चाह रहा है कि तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, या डोनेट कह लो, अच्छा लगेगा ये पॉजिटिव, डोनेट करना चाहता है। तो लिथियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसी को, अब किसको करेगा, देखो फ्लोरीन के पास 9 है, अब ये नियॉन बनना चाहता है। फ्लोरीन जो है क्या बनना चाहता है, नियॉन बनना चाहता है। तो इसको क्या चाहिए, कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, ये क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो सोडियम की बात करें, एक बड़ा ही फेमस सोडियम, सोडियम चाहता है कि मैं जो है ये हो जाऊं, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। सोडियम चाह रहा है कि मैं जो है नियॉन बन जाऊं, तो रेडी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन चाहता है कि मैं कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आगे आर्गन बन जाऊं। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, गेन करना चाहता है। और इसी चक्कर में ये इन दोनों की मुलाकात होती है, आजा भाई, इन दोनों की मुलाकात होती है। तो ये लोग मुलाकात करके, अच्छा तुमको एक चाहिए, दे दिया, हाँ, इन्होंने अपना आदान प्रदान करके NaCl फॉर्म कर लिया। NaCl जो हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट। तो हर एक एलिमेंट को अगर आप देखोगे, इनको या तो कुछ, जैसे मान लो ये बोरॉन की बात करें, ठीक है, बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन से या तो तुम 3 ले लो, 3 लूज करने को तैयार है, डोनेट करने को तैयार है, और या फिर इसको जो है 5 दे दो। तो हर एक एलिमेंट की एक सर्टेन कैपेसिटी है किसी और के साथ अरेंज होना। एवरी एलिमेंट हैव कैपेसिटी टू अरेंज या टू अटैच विथ अदर एलिमेंट। और वो किस बात से डिसाइड हो रहा है, ये कैपेसिटी किस बात से डिसाइड हो रहा है, कि वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस से, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, या कह लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही पता चल रहा है ना। इसी कैपेसिटी को आप समझो, इसी कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी।
किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी कह लो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी को ही वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी का मतलब जैसे वेलोर, वेलोर का मतलब पावर, वेलोर का मतलब पावर, लैटिन वर्ड है, अगेन लैटिन और ग्रीक वॉट एवर में भी, बट ऑब्वियस बात है कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो वेस्टर्न की चीजों को फॉलो करते हैं इंग्लिश में। तो वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है किसी एक एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और कितना लूज कर सकता है, यही डिसाइड होगा, उसी तरीके से ये अरेंज होगा। इसको चाहिए एक, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। अब एग्जांपल के लिए मान लो मुझे, क्योंकि जनरली एटम तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे मान लो सोडियम का ही अगर ले लें, तो सोडियम को मेरे चाहिए किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहीं से इसको दिख गया OH, आपस में मिक्स है, O मतलब 8, H का मतलब 1, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिक्स हैं, इनको पा गया। इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। मतलब दे आर रेडी टू गिव, दे आर रेडी टू टेक 1 मोर। तो इन्होंने कहा भाई ये देने को तैयार है, चलो इससे ले लेते हैं, और इन्होंने इस तरीके से बनाया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग कंबाइंड फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जब इस एक स्ट्रक्चर के अंदर आप जाओगे ना थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा कि सोडियम ने एक लूज किया हुआ है, एक लूज किया हुआ है, सोडियम ने लूज क्या किया हुआ है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने डोनेट किया हुआ है तो भाई ये अमीर आदमी है, तो ये प्लस, चाहे इसमें कर लो, सोडियम ने एक दिया हुआ है तो ये Na+, और क्लोरीन ने लिया हुआ है इसलिए उधार में है माइनस। अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा देखें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें समझ में आएगा ये तो Na+ है, इसने तो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और ये गेन किया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। कौन सा आयन? सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। और इसको लिखने का तरीका क्या है? या तो आप ऐसे समझ लो कि जब हम लोग कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले ये जितने भी हैं नॉन मेटल हैं, ये क्या है? नॉन मेटल। तो सबसे पहले फॉर्मूला में हम लोग मेटल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नॉन मेटल। सबसे पहले हम मेटल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नॉन मेटल। या ये भी याद रखना, हमने ये भी कंसेप्ट पढ़ रखा है, सबसे पहले लिखेंगे कैट आयन, उसके बाद लिखेंगे एन आयन। तो कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलेंसी है क्या? वैलेंसी बेसिकली ये बताता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो सकता है। अगेन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे हो रहा है। दूसरी बात ये बताता है कि हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कह लो कंपाउंड कर लो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप को जो है वैलेंसी के ही बेसिस पे डिफाइन कर रखा है। जैसे ग्रुप 1 के अगर एलिमेंट की हम बात करें तो ग्रुप 1 में आपके हाइड्रोजन भी आता है, सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है। ग्रुप 2 मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इसका वैलेंसी क्या है? 1, इसका वैलेंसी 2। ऐसे ही ग्रुप 13 जो हमारे अभी डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 13 की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, तो इसका वैलेंसी 3। ऐसे ही 14 का कार्बन, सिलिकॉन, ये है 4। 15
15 का हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनको चाहिए 3, ऐसे 16 जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, इनको चाहिए 2, और 17 की बात करें तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनको चाहिए 1। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल यानी कि इनर्ट, जो इनर्ट गैस है उनके स्ट्रक्चर को गेन करना चाहते हैं। जैसे हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है तो वो गेन करना चाहते हैं। नियॉन के जो आसपास के एलिमेंट है वो अपने आप को आउटर ऑर्बिट का 8 यानी कि 10 एलिमेंट बनाना चाहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं। ऐसे ही आर्गन 18। तो कम और ज्यादा, जैसे मान लो क्लोरीन जो है जस्ट आर्गन के पहले, तो ये चाह रहा है कि मुझे कहीं से एक और मिल जाए कि मैं ये वाला स्ट्रक्चर गेन कर लूं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपस में ये एक दूसरे को अरेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, ठीक है, तो वो 1 लूज भी करना चाहता है और गेन भी करना चाहता है, दोनों ही सिचुएशन है। अब उसको क्लोरीन मिल गया सामने, इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी भी 1 है। ये जो है चाह रहा है कि मैं ले लूं, तो ये ठीक है, दे दिया, इसने बना लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही सोडियम, मान लो सोडियम के साथ आया Cl, इसको भी 1 है, इसका भी 1 है, मिल गए NaCl, बना लिए, ये वैलेंसी है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन और क्लोरीन। अब कार्बन का वैलेंसी है 4 और क्लोरीन का वैलेंसी है 1। क्लोरीन जो है वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। कार्बन दोनों ही सिचुएशन में, या तो 4 मुझे दे दो या फिर 4 मेरे से ले लो। तो क्या करेगा क्लोरीन, अकेले नहीं, अपने 4 भाइयों को और बुला लेगा। तो कितने क्लोरीन चाहिए इस सिचुएशन में, एक कार्बन के लिए 4 क्लोरीन। और अगर फॉर्मूला में ज्यादा दिक्कत हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो ऐसे। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को चाहिए 2, एल्यूमिनियम की जरूरत है 3, कर दिया क्रॉस, Al2O3। और बात सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट की ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, एक कंपाउंड है OH, हाइड्रोक्साइड। अब ये कंपाउंड जो है मिक्स होना चाहता है मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम का अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप 2 में, तो यानी इसकी 2 वैलेंसी है, ये 2 देने के लिए रेडी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। और इसका अगर आप चेक करोगे तो ये -1 या 1, ये 1 लेने के लिए रेडी है। तो आप कर सकते हो क्रॉस MgOH। अब क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में, ये एक तरीके का पॉलीएटॉमिक है, तो इसको ब्रैकेट में शो करो, यानी कि कंबाइंड OH ही मुझे पूरा चाहिए। अब ये कैसे बना, क्या बना, ये आता है कोवैलेंट बॉन्ड में। कोवैलेंट स्ट्रक्चर हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं है तो उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे हमें जो है आयन के बेसिस पे, वैलेंसी की बेसिस पे कैसे हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं। जैसे इसी कोवैलेंट वाले कंसेप्ट पे, जैसे NO3 है नाइट्रेट, इसका भी आता है 1। सोडियम मींस इसका -1 है, ये +1 है, ये देने के लिए रेडी है, लेने के लिए रेडी है, तो NaNO3। ऐसे ही सोडियम के साथ CO3 कार्बोनेट, इसका -2 है, इसका 1 है।
तो चेक करो, ये बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगेन ये जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कैपेसिटी टू बाइंड, दीज आर द वैलेंसीज। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ज्यादा इसमें अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग और आगे क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी इसके पीछे बहुत लॉजिक है, बहुत साइंस है। अभी बस एक फंडामेंटल लेवल पे आप इन सब चीजों से अवेयर हो जाओ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक में, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, किसी मॉलिक्यूल के अगर मास को फिगर आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का मेथड फिगर आउट किया था, सॉल्व किया था, समझा था। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास को जो अभी के प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन से, एटॉमिक मास का अगर हम लोग देखें, इसका प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी कार्बन 12 के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन अवेलेबल है, 6 और 6 हैं, तो हमने मान लिया एक फिक्स स्ट्रक्चर में है, इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा, 1 यूनिफाइड मास। अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंपैरिजन होगा, जितने, क्योंकि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो या न्यूट्रॉन कह लो, क्या कहें, प्रोटॉन ही को, वो ज्यादा फिक्स है। तो अगर मान लो मेरा जैसे हाइड्रोजन है, इसमें एक प्रोटॉन है, तो मेरा इसका वेट क्या होगा, लेकिन जब एलिमेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, 2H2 लेते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। ऐसे फॉर्मूला ले लो, H2O। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का वेट 1 यूनिट। कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 1। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर क्या है जो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करे, 8। तो कितना हो जाएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 प्रोटॉन है तो 8 न्यूट्रॉन भी तो है, हमने इन सबको एक मान लिया ना, 12 होगा, वो 12 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका वेट कितना हुआ, 18 यूनिट। CO2, कार्बन का वेट कितना होगा, कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है, 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, वेट मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि 12, प्लस 2 ऑक्सीजन का है तो इंटू 16, कितना हो गया, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44 यूनिट। और कोई, जैसे NaCl ले लेते हैं, NaCl। सी आपको पीरियोडिक टेबल में कुछ के पॉइंट्स में दिए हुए, तो पहले से ही जो कैलकुलेट किया गया है उसको वैसे ही रहने देते, बट हम लोग इसके बेसिस पे भी चलेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट आएगा। तो सोडियम का कितना है, सोडियम का पोजीशन है 11, यानी वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, 11 प्रोटॉन। 11 इंटू 2 में 22 ले लेता हूं वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन भी 11 होंगे, प्लस क्लोरीन का है 17, 17 इंटू 2 34। तो अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में 35 पॉइंट समथिंग है, तो 35 ले लेते हैं। अगेन क्यों ये पॉइंट में है, रीजन ये है कि यूनिफाइड वाले से पहले जो कैलकुलेट किया गया था ऑक्सीजन को रेफरेंस लेके, दैट इज द रीजन, उसमें पॉइंट में आ रहा है, बट ठीक है उतना चलेगा। तो ये कितना हो गया, 7 यूनिट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अगर उसको सॉल्यूशन करना होगा तो करते हैं, नहीं तो फिर इसको एंड करेंगे। तो 1 मिनट चला रुकना।
तो एक और है जैसे HNO3, H का कितना है 1 है, एक ही हाइड्रोजन का एटम है। इसमें नाइट्रोजन 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, अगेन उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि हमें नाइट्रोजन को भी न्यूट्रॉन को भी ऐड करना है, तो 14 हो गया। प्लस ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन का वेट मिलेगा, मुझे मास मिलेगा 16 इंटू 3 48। कितना हो गया 1363 यूनिट। ऐसे ही CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। Cl2 क्यों 2 लिखा, क्योंकि अगर आप कैल्शियम को देखोगे तो इसका 2 वैलेंसी है, Cl का 1 वैलेंसी है क्रॉस CaCl2। खैर, तो ये हो गया। कैल्शियम का अगर आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर है 20 इंटू 2 40 प्लस 2 इंटू 35, ये हो जाएगा 40 प्लस 70 110 यूनिट। 110 मान लो 5.5 लिया होगा तो 111 यूनिट हो जाएगा। तो ये था आज का, और इसी से आपका चैप्टर ओवर होता है। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से जो है डाउनलोड कर सकते हो, सारा का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।